जितना हमने देखा है कि वहाँ पर जो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता होते थे, किसी का भी नाम लेकर उसको बंद करा दिया करते थे। जो अच्छी दुकान है, किसी की काम चलता है, उसका नाम ले दिया कि जनसंघ का कार्यकर्ता है, उसको इमरजेंसी में बंद करा दिया गया, उसकी दुकान बंद, उसका सारा धंधा बंद, और ऐसे टॉर्चर उस समय किया गया है। इमरजेंसी में 11वीं में था तो हमें पेपर देने की परमिशन भी नहीं थी। लास्ट डे से एक दिन पहले, जिस दिन हमारे पेपर होने थे, हाई कोर्ट से हमें परमिशन मिली, तो ये उम्मीद नहीं थी कि हम आगे पढ़ाई कर सकेंगे। लगता यही था कि हमारा कैरियर ख़त्म है। भारत माता की इस देश में जय बोलने पर ही वो डंडा मार देते पुलिस वाले, ये हाल था। कोई बोल नहीं सकता था, इंदिरा गांधी की बात ही नहीं कर सकता था। बोल रहा है तो उसी अरेस्ट कर लेते थे, पूछे बगैर ही क्या कहा है क्या नहीं कहा। बस वो डर पे हमारे नाम ही नहीं लेते थे लोग, इतना डर का माहौल था। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। साल 1975, जब भारत का लोकतंत्र अपने ही देश में कैद हो गया था। ये वो समय था जब संविधान की आत्मा को दबा दिया गया था, जब आपातकाल ने देश को अंधकार में ढकेल दिया था। लेकिन अंधेरे में कुछ चेहरे थे जो रोशनी बनकर उभरे। एक ऐसा युवा जिसने बिना डरे, बिना रुके सच्चाई की मशाल को जलाए रखा। नरेंद्र मोदी भूमिगत रहकर, भेष बदलकर, जन जागरण करते हुए उन्होंने लोकतंत्र की उस लड़ाई में एक जमीनी योद्धा की भूमिका निभाई। यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, ये उस जज्बे की कहानी है जो हमें सिखाती है कि जब तानाशाही सिर उठाए तो एक सच्चा नागरिक कैसे खड़ा होता है। कुछ प्रमुख लोगों को इकट्ठा करके ये तय किया कि आपातकाल विरोधी सामग्री का वितरण करना है राजस्थान भर में, और वो आएगी गुजरात से। माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय प्रचारक थे गुजरात में, तो भूमिगत होकर पूरे देश की सामग्री का मुद्रण माननीय मोदी जी कराते थे अहमदाबाद में, और देश भर में भेजना और वितरण करने की जिम्मेदारी मोदी जी की थी। अधिकारियों का निर्देश था कि कहीं पकड़े भी जाएं तो बताना नहीं सामग्री कौन छाप रहा है, कहाँ से आ रही है, कैसे वितरण कर रहे हैं। कभी सरदार जी की पगड़ी बांध ली तो कभी साधु का चोला पहन लिया। नरेंद्र मोदी उस समय केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक ऐसी पहचान बन चुके थे जिसे सत्ता की आंख चाह कर भी नहीं पहचान पाती थी। हर भेष एक नई सुरक्षा थी, हर रूप एक नया रास्ता। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब वो हमारे घर पे सरदार जी बन के रहे थे। एक बार क्या हुआ कि वो सरदार जी के वेश में बाहर निकल रहे थे और सामने से पुलिस वाला आया। तो पुलिस वाले ने उनको पूछा कि भाई यहाँ पे नरेंद्र भाई कहाँ पे रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो नहीं पता है, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ रहते हैं। और वो पुलिस वाला अंदर गया और वो अपना स्कूटर लेकर, वो मेरा भाई थोड़ा आगे खड़ा था, तो उनको जहाँ पे जाना था वहाँ पे मेरे भाई ने उनको ले करके छोड़ दिया। और उस सरदार जी में हम लोग भी एक बार तो नहीं पहचान पाए थे कि ये नरेंद्र मोदी है। सिर्फ भेष बदलना ही उनका हथियार नहीं था। उस दौर में जब अखबारों पर ताले डाल दिए गए थे, रेडियो पर सरकारी आदेशों के सिवा कुछ नहीं बचता था, तब भी नरेंद्र मोदी ने सच्चाई को दबने नहीं दिया। उन्होंने भूमिगत पत्रिकाओं का एक ऐसा तंत्र खड़ा किया जो सत्ता की नजरों से छिपा रहा, लेकिन लोगों तक हकीकत
पहुंचा गया। उनकी ओर से जो सूचनाएं आती थी, कुछ लिटरेचर आता था, तो वो वितरण कैसे करना, गांव में कैसे करना, कौन से समय जाना, ये किस किस को देना चाहिए, कैसे लोगों को देना, ये नाई की दुकान पे रखी है ये लिटरेचर। तो क्योंकि नाई की दुकान पर काफ़ी कॉमन मैन भी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं, तो वो पढ़ता है कौन कौन उसके लिए, मानो कि जो लोग गांव में नेतृत्व करते हैं, कुछ बोलते हैं, संत लोग हैं, पुजारी है, जहाँ लोग जाते हैं उनकी बात सुनते हैं, उसको ये साहित्य पहुँचाओ तो वो कुछ न कुछ बात करेगा। उस समय ऐसा प्रकार का उनका मार्गदर्शन भी रहता था। नरेंद्र मोदी स्वयं भी इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि आपातकाल विरोधी साहित्य सही सलामत अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाए और साथ ही जो कार्यकर्ता इसे पहुंचा रहा है वह भी किसी खतरे में न पड़े। मोदी जी एक बार रिक्शा में जा रहे थे, उसके बाद भूगर्भ की पत्रिका थी, पैकेट था, पैकेट, और पुलिस ने रिक्शा खड़ी रखी। बोले क्या है? पुलिस में पेपर है परीक्षा के। बोले खोलना है कि खोलो, बाद में आपको ही बंद करना पड़ेगा, फिर मेरे पर और आपको साइन करना पड़ेगा। तो पुलिस ने बोला ठीक है जाने दो, तो चले गए। उसमें भूमिगत पत्रिका ही थी। नरेंद्र मोदी का आपातकाल का विरोध करने का तरीका भी बिल्कुल अनूठा था। वह केवल साहस से नहीं बल्कि योजनाबद्ध सूझबूझ से लड़ रहे थे। जिस कॉलेज से नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत हुई वहीं एक छोटी सी प्रेस भी बनाई गई थी और वहीं से आपातकाल विरोधी सामग्री छापी जाती थी। एक बार उन्होंने बोला कि हमें पूरा सब जगह पे पोस्ट बैनर्स लिखना है, वॉल पे स्लोगन्स लिखना है कि इमरजेंसी हटाओ, फिर ये क्या बोलते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी को मुक्त करो। उन्होंने ढूंढ लिया कहीं से कि भी पुलिस जो है ना वो ड्यूटी इस टाइम पे चेंज होती है, सुबह 7:30 से 8 में ड्यूटी चेंज होती है। रात शिफ्ट वाला जाता है रोड पे घूमने वाला, दिन में दूसरे लोग आते हैं। तो आप उसी टाइम के जो टाइम होता है उसी टाइम में जाके लिखेंगे तो पकड़े नहीं जाओगे। तो उस तरह का ये उनका जो मार्गदर्शन था वो अद्भुत था उस टाइम पे। लेकिन लड़ाई सिर्फ भूमिगत बैठकों और गुप्त साहित्य तक सीमित नहीं थी। जो साथी इस संघर्ष में जेल चले गए थे और जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं थे, उनकी चिंता भी नरेंद्र मोदी बराबर करते रहे। जेल से बाहर रहकर उन्होंने उन कार्यकर्ताओं के परिवारों से संपर्क बनाए रखा। नरेंद्र भाई को जवाबदारी ऐसी मिली थी कि जो संसद जेल में गए हैं, मिश्रा में गए हैं, उनकी हालत कैसी है, परिस्थिति कैसी है, उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए तो मदद करो। तो हमारे साथ जो मिश्रा में एक भाई नानालाल गौर करके थे, बहुत गरीब आदमी थे, तो नरेंद्र भाई उनके पास जाते थे, मिलते थे, उनको आर्थिक जो मदद करनी चाहिए देते थे। ऐसे जितने भी लोग गरीब थे उनके घर पे संपर्क करना, उनको मिलना, उनको हिम्मत देना, तो ये सब नरेंद्र भाई सारे गुजरात में घूमकर करते थे इमरजेंसी में। नरेंद्र मोदी सिर्फ कार्यकर्ताओं की आर्थिक आवश्यकताओं की चिंता नहीं करते थे, वो उनके भावनात्मक बोझ को भी समझते थे और उसे बांटने का हर संभव प्रयास करते थे। मैं घर पे बैठा था तो एक आदमी आया, उसने मुझे ये बोला कि आपको कोई सरदार जी मिलने आए हैं और आरएसएस के शाखा कार्यालय पे खड़े हैं। मैंने उनको बोला कि भाई मैं आप सरदार जी के बेस में और मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ, तो कोई ऐसी निशानी है तो आप बताओ। तो उसने बोला मैं आरएसएस का आदमी हूँ, प्रचारक हूँ, और मैं ज़्यादा से तो आपको क्या मेरी पहचान दूँ, मैं शाखा की जो प्रार्थना है वो गा के सुना देता हूँ। वो पूरी प्रार्थना उन्होंने मुझे गा के सुनाई, तो मुझे भरोसा आ गया कि ये बराबर है। और उन्होंने फिर बोला कि मैं सिरूमल भाई को मिलने आया, सिरूमल भाई के परिवार को मिलने आया हूँ, क्योंकि सिरूमल भाई जो हमारे शाखा कार्यवाहक थे वो जूनागढ़ जेल में थे। तो उस टाइम उन्होंने वहाँ खाना भी खाया और उनको 700 रुपया भी भरण पोषण के लिए दिया, कि ये कह के कि भाई ये संघ परिवार से मुझे पैसा मिला है आपको देने के लिए, तो ये मैं आपको भरण पोषण के 700 रुपये देता हूँ। तो सिरूमल भाई की वाइफ ने बोला कि भाई मेरी इच्छा है कि मेरे पति को
जूनागढ़ में घर का खाना मिले। तो सिरूमल भाई ने के लिए तो मोदी जी ने उनको ये बोला कि कोई बात नहीं, आप हमको टिफ़िन बना के दे दो तो हम वहाँ जाके पहुँचा देंगे। हम जेल गए, हमने सिरूमल भाई को टिफ़िन पे खाना खिलाया और वो खाना खिलाने के बाद खाली टिफ़िन हम वापस कुतियाना लेके आए। उस दौर में किसी के घर रुकना भी अपने आप में एक जोखिम था और नरेंद्र मोदी इसे अच्छे से समझते थे। इसलिए जब भी वे किसी कार्यकर्ता के यहाँ रुकते तो पहले यह पूर्णतः सुनिश्चित कर लेते थे कि उनकी वजह से उस परिवार को कोई परेशानी ना हो। ऐसी जगह पर उनका ठहरना होता था जो घर पे 2 दरवाजा हो, आगे और पीछे, ऐसे घर पे ठहरता है। बिल में मेरा घर था, 2 दरवाजा है, एक प्रवेश और निकलने का बाहर क्षेत्र में निकलता था। कोई पुलिस आ जाए तो पीछे से निकल जाए, ऐसा रास्ता रहता। आपातकाल के उस समय में नरेंद्र मोदी संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते थे, लेकिन बैठकों का स्थान चुनते समय अत्यंत सावधानी बरती जाती थी ताकि किसी भी प्रकार की चूक ना हो और पुलिस की नजर से अधिकारी सुरक्षित रह सके। 2 दिन के चिंतन के बाद हम निकल रहे थे। 1 हफ्ते के बाद वहीं पर वो उठा सप्त संगम का मेला था, तो पुलिस व्यवस्था में थी। तो नरेंद्र भाई स्कूटर पे हमारे आगे थे अकेले। साहब ने भी पुलिस देखी, हम सब ने पुलिस देखी, तो हम सब घबरा गए कि क्या होगा, ये नरेंद्र भाई आगे आगे जा रहे हैं और कुछ होगा। तो सबसे मैं घबराहट में था कि मेरे क्षेत्र में सब गिरफ्तार हो गए, ऐसे बड़े बड़े लोग। जैसे जैसे साहब जा रहे थे वैसे मेरी धड़कन बढ़ रही थी, मगर बॉडी लैंग्वेज में, चेहरे पे, एक्सप्रेशन में कोई भी प्रकार का चेंज बिना सहज भाव से स्कूटर पे निकल गए। तय हुआ था लेफ्ट जाने का, मगर उन्होंने इशारा कर दिया कि मैं राइट को जा रहा हूँ, आप लेफ्ट को जाइए। जनता से संपर्क बनाए रखना और उन्हें जागरूक करना नरेंद्र मोदी के लिए यह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आंदोलन का केंद्र था। इसलिए उनके प्रवास निरंतर चलते रहे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। बैठक में कार्यकर्ताओं को जो उसने मार्गदर्शन दिया कि अभी इसी स्थिति में वो समाज को जागरूक करना है, लोकशाही में कैसे समाज को टिकाना है, कार्यकर्ता का मोरल भी बनाना है और कई इसी स्थिति में सावचेत रहकर कैसे कैसे काम करना है, वैसा मार्गदर्शन मिला। जब तक इंदिरा जी पुनः इलेक्शन ना देंगे तब तक समाज को जागरूक रखना है और कार्यकर्ता का मोरल भी टिकाना है। तो अभी जो कार्यकर्ता का जो घर है वो ये लोकशाही का किला है। केवल बैठकें करना ही नहीं बल्कि पूरे देश के कार्यकर्ताओं तक अपना संदेश सुरक्षित रूप से पहुंचाना और उनसे लगातार संपर्क बनाए रखना भी नरेंद्र मोदी के लिए आवश्यक था। मोदी जी घर पे आए, सरदार जी के ड्रेस में थे, इतनी अच्छी पर्सनालिटी उनकी थी। आए, मेरे सामने खड़े रहे, नमस्कार करके मैंने बोला आओ बैठो, चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे? बोला नहीं। उन्होंने बोला कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने बोला माफ़ करना, मैं नहीं पहचान पाई हूँ। हंसे और बोले मेरी बहन ने जब मुझे नहीं पहचाना है तो पूरा देश मुझे नहीं पहचानेगा। मेरी शादी हुई थी, उनको पता चला कि मेरी शादी मैंने कर ली। उन्होंने बहुत अच्छा खत लिखा और ऐसा लिखा था कि मैं थोड़े कुछ खत भेजूंगा, आपको एक जगह नहीं अलग अलग जगह पे जाना है, खत को अलग अलग पोस्ट के डिब्बे में डालना है। समयांतर पत्र मिलते गए, हम डिब्बे में डालते गए, क्योंकि कटोकटी के समय वो भी चेक हो न हो हमको पता नहीं था, और हमने डाला है, हम जा रहे हैं, वो भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। हम वो पत्र घर में लिखते थे, हाथ से लिखते थे, कहीं 50 लिखने होते, कहीं 100 लिखने होते, तो खत लिखते थे हम, और सुबह में उठ के जो एड्रेस ये थे उसी एड्रेस पे करके हम डाल देते थे।
जब स्याही पर ताले थे, जब बोलने की आजादी छीन ली गई थी, तब नरेंद्र मोदी जैसे युवा अपनी क्रांतिकारी मौजूदगी से लोकतंत्र की नब्ज को जिंदा रखे हुए थे। भेष बदलकर, पर्चे बांटकर, टिफिन पहुंचाकर, पुलिस के सामने से निर्भीक निकलकर और सबसे जरूरी हर कार्यकर्ता के साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने उस समय केवल संगठन को नहीं बचाया, बल्कि भारत की लोकतंत्र की जड़ों को और भी मजबूत करने का काम किया। आपातकाल की वो रात अब इतिहास है, लेकिन नरेंद्र मोदी का वह संघर्ष, वह साहस, वह सेवा आज भी प्रेरणा है। ये कहानी सिर्फ बीते कल की नहीं, ये आने वाली भारत की आत्मा है। जन जन के प्रधानमंत्री आप देख रहे थे। आपातकाल को लेकर, उस दौर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जिस तरह से वहां पर उन्होंने जो कार्यशैली प्रधानमंत्री की उस वक्त रही थी उसको उजागर करती ये कहानियां हम आपके लिए संजो कर लाए थे जन जन के प्रधानमंत्री में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। एकादशी रातिया some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is alright. 200 glorious years of Assam. The saga will continue for many more centuries to come. LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के साथ 123वीं बार मन की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी की महिलाओं की उपाधि को अद्भुत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन्होंने ज्वार की रोटी को एक ब्रांड बना दिया है। इनके बनाए गए कोऑपरेटिव में हर रोज 3,000 से ज्यादा रोटियां बन रही हैं, जिसकी खुशबू अब सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है। कलबुर्गी की रोटी अब बड़े शहरों के किचन तक पहुंच रही है, जो इनकी आय बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री के इस पहल के लिए कलबुर्गी के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक और ज्वार रोटी स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ने आभार जताया है। हमारा कलबुर्गी रोटी का आज प्रधानमंत्री के सामने मन की बात में ये किया, बहुत अच्छा हो गए। बहुत खुश हुए हम कलबुर्गी टीम को। कहाँ पे था हमको आज कलबुर्गी रोटी मन की बात में लिया। हमारा पास 100 मेंबर है कलबुर्गी रोटी। अभी ऑनलाइन में 2,000-3,000 रोटी जा रहा है। बहुत बहुत खुश है सर, हमारा जेडी सर बहुत सपोर्ट किया हमको। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कलबुर्गी रोटी के बारे में जो बात कहे हैं, बहुत खुशी है। तकरीबन 1,000 वुमेन को जो है ना एम्प्लॉयमेंट मिला है, जो 100 कलबुर्गी रोटी मशीन्स जो हम लोगों ने दिया है, और इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावरमेंट हुआ है, इनकम जनरेशन हुआ है, और वुमेन एंटरप्रेनर्स डेवलप हुए हैं कलबुर्गी रोटी से। और ये कलबुर्गी रोटी हम चाहते हैं कि ऑलरेडी तो हम अदर स्टेट्स को दे रहे हैं, तो अदर कंट्रीज़ को भी भेजने का जो है ना इसका प्रयास है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया। निजामाबाद में हल्दी किसानों की हल्दी बोर्ड की स्थापना एक प्रमुख मांग रही है, जिसे आज पूरा किया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक हल्दी के निर्यात को 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि निजामाबाद को हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है और मुख्यालय बनने में से यहाँ की हल्दी पूरी दुनिया में पहुँचेगी। अपना ये निजामाबाद कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है।
यहाँ के किसान हल्दी सदियों से उगाते हैं, मगर उसको वैश्विक बाजार जितना मिलना चाहिए इतना दुनिया के बाजार में आपका हल्दी नहीं जाता है। ये बोर्ड बनने से 3-4 साल में ही निजामाबाद की हल्दी दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने तेलंगाना दौरे के दौरान निजामाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने पाकिस्तान से उरी, पुलवामा और पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। हमारे बहादुर जवानों ने सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतारा और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। मोदी जी की सरकार में 10 साल में 3 बार बड़े प्रयास किए हैं। उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में भी किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में किया पाकिस्तान में घर में घुसकर ठोकने का काम किया। पहलगांव के हमले के बाद मोदी जी ने कहा था कि इनको बड़ा सबक सिखाएंगे और पाकिस्तान धमकी दे रहा था एटम बम के। एक दिन रात को हमारे सेना के बहादुर जवानों ने आतंकी संस्थाओं के हेडक्वार्टर को उड़ाकर सैकड़ों आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। और शुक्रवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बहादुरी के लिए 13 नौसैनिकों को नौसेना मेडल से नवाजा। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने इन शूरवीरों से बात की। हमने 36 घंटों के दौरान 2 हाईजैक्ड बोट से 36 लोगों को और 11 पायरेट्स को सरेंडर कराया था और हॉस्टेजेस को बचाया था। हमारी जो नेवी है वो 2008 या 9 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर एंटी पायरेसी एस्कॉर्ट्स और उसमें हमारी नेवी डिप्लॉयड होती है। तो इस ऑपरेशन संकल्प में आपके क्या चैलेंजेस थे? क्या वेदर या कोई एडवर्स पायरेट्स की तरफ से कोई आपके ऊपर फायरिंग हुई वगैरह? हम उस गल्फ ऑफ एडन एरिया में ऑप संकल्प के दौरान करीब 38 दिनों से डिप्लॉयड थे और चैलेंजेस के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चैलेंजेस वर देयर। लाइफ एट सी इज़ नॉट ईजी एंड इट इज़ फुल विद चैलेंजेस। बहुत सारी चुनौतियाँ आई, लेकिन हर चुनौती को सामना करने के लिए हमारे पास जो दिए गए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए एक बढ़िया टीम वर्क के साथ अपने साहस और ऑप्टिमाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज को हमने उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया। वी टुक अ डिसीजन टू फाउल द प्रोपेलर बाय सीमैनशिप ऑपरेशन वेयर वी स्ट्रीम्ड a rope with a target behind and maneuvered very closely। बहुत नज़दीक से उनके बोट के पास हमने मनूवर किया, जिसकी वजह से हमने उन्हें मजबूर किया कि वो हमारे जो पीछे रोप टो हो रही थी उस पर वो चले जाएं। लेमैन को कैसे समझाएं कि आप कह रहे हैं रोप स्ट्रीम किया और प्रोपेलर, तो ये आप मुझे बताइए कि जो पायरेट्स की जो मदरशिप थी अल नईम और जो दूसरी ईमान, उनके प्रोपेलर आपने डिसफंक्शनल कर दी? वो हमने उन्हें बहुत बार बहुत क्लोज मनूवर किया, फायरिंग अक्रॉस द डेक भी किया, बहुत सारे इल्यूमिनेशन बॉम्ब भी फायर किए, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहे थे और पूरी तेज़ी से सोमालिया की तरफ जा रहे थे। फिर हमने सोचा किस तरीके से उनके उस मदरशिप को ही, मदर बोट को ही डिसेबल कर दिया जाए। तो बिगेस्ट थिंग एट सी इज़ यू अटैक द प्रोपल्जन। तो हमने अपने जहाज़ के पीछे करीब 2 किलोमीटर की रस्सी और उसके पीछे एक बड़ा सा फ्लोट, एक बड़े गुब्बारे की तरह टारगेट होता है, उसको फ्लोट किया और बहुत क्लोजली मनूवर किया, जिससे कि वो उनके पास कोई और चारा नहीं था। हमने उनका एक साइड ब्लॉक कर रखा था, उन्होंने जैसे ही दूसरी तरफ ऑल्टर किया वो हमारे रोप के ऊपर से चले गए और प्रोपेलर्स हमारे रोप के ऊपर से जाने की वजह से एंटैंगल हो गया। सो ये ऑपरेशन 2 फरवरी 2024 में हुआ था। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक हाईजैक वेसल है जिसके ऊपर 19 फिशरमैन हैं, जिनमें से 11 ईरानी थे और 9 पाकिस्तानी थे। बाय द टाइम वी रीच्ड, जब हम पहुँचे वहाँ पे तब 19 ही बचे थे, वैसे 20 थे, एक को मार दिया था पायरेट्स ने।
एंड हमने रात को ही उस बोट को इंटरसेप्ट कर लिया था। बाय द टाइम हम लोग सुबह टीम रेडी हो गई थी एंड फर्स्ट लाइट के साथ में हमारी टीम ने लॉन्च किया एंड उसके बाद हमारी टीम ने बहुत ही जल्दी से एक तरीके से चुपके से उनके पीछे से उनको अप्रोच किया एंड उनको सरप्राइज़ में कैच किया एंड जैसे उन्हें पता चला मारे उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई बट वी वर कैचिंग ऑन टू देम। हमने उनके साथ साथ में बोट अपनी रखी साथ में एंड देन विदाउट एक्चुअली फायरिंग एनी राउंड वी एबल टू कन्विंस देम गिवन द फायर पावर वी हैड। हमारे पास जितना फायर पावर था और हमारे पास बैकअप फायर पावर था तो हमने उनको कन्विंस किया कि उनको रुकना ही पड़ेगा एंड फाइनली वी वर एबल टू बोट द क्राफ्ट एंड बोर्डिंग जब हुई उसके बाद में हमने बहुत ही जल्दी से पायलट्स को पकड़ लिया था, उनके हाथ पर बांध के एंड देन इंटरोगेट करने पर हमें पता चला कि उनके पास आर्म एम्यूनिशन वैसे ही मिल गया था हमें स्टार्टिंग में ही एंड देन हमने उन जो हॉस्टेज थे उनको बचाया था उसके। और वहीं बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र आज खेल के क्षेत्र में नई इमारत लिख रहा है। करीब 80.2 एकड़ में फैला ये परिसर आज खेल की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। देखिए हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में खेल के क्षेत्र में हुआ विकास न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक के रूप में बल्कि देश में विकसित स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी सामने आया है, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्रालय के अधीन आने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र बेंगलुरु एक अहम कड़ी बनकर उभरा है। विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से लैस साई एनएसएससी बेंगलुरु में बड़ा बदलाव पिछले एक दशक के बीच नजर आया। करीब 140 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ यह केंद्र देश का सर्वश्रेष्ठ और दुनिया के बेहतरीन खेल प्रशिक्षण केंद्रों में से एक बन गया, जिसने देश के लिए बेहतरीन खिलाड़ी तैयार किए। बेंगलुरु साई सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ी भी इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर मिल रही सुविधाओं की वजह से उनके प्रदर्शन में इजाफा हुआ है। Lot of improvement has been there and I've heard that there will be much more improvement coming forward. तो I think सिर्फ मैं नहीं but also hockey players, Olympic medalists have been here. They've been training here. इधर camps है and also Neeraj have come here. तो हर एक एथलीट के लिए ऐसा सेंटर बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले एक दशक में साई एनएसएससी बेंगलुरु में कई अहम कार्य हुए हैं, जिनमें लड़कों के लिए 300 और लड़कियों के लिए 330 बिस्तरों का आधुनिक छात्रावास शामिल है। साथ ही महिला और पुरुष हॉकी खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम, अत्याधुनिक हाइपॉक्सिक चैम्बर, स्मार्ट सिंथेटिक ट्रैक, हॉकी टर्फ और एक बहुउद्देशीय इंडोर हॉल, जिसका निर्माण 70 करोड़ से अधिक की लागत से हुआ है। साल 2014 से पहले परिसर में राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के लिए केवल 200 अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप कमरे उपलब्ध थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 800 हो गई है। आज इस केंद्र की आवासीय क्षमता 600 से बढ़कर दोगुने से भी अधिक 1400 हो गई है, जिसकी वजह से आज ये केंद्र एक साथ 8 से 10 राष्ट्रीय शिविरों की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जबकि एक दशक पहले यह संख्या केवल 2 से 3 राष्ट्रीय शिविरों की थी। एक वर्ल्ड क्लास एथलीट्स को बनने के लिए फैसिलिटीज़ मेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिकवरी हम देखेगा तो अभी साई सेंटर्स में बूथ हम आगे चुके हुए, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरनेशनल कंपटीशन गया है ऑलरेडी, यूरोप अमेरिका में ज़्यादा वर्ल्ड क्लास सेंटर में गया कि ट्रेनिंग के लिए और कंपटीशन के लिए, जो उधर का सेम इंफ्रास्ट्रक्चर और सेम फैसिलिटीज हमको इधर ही मिल रहा है। देश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को तैयार करने की दिशा में भारतीय खेल प्राधिकरण ने साल 2019 में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE मॉडल पेश किया, जिसने खिलाड़ियों के लिए एक उन्नत और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तंत्र विकसित किया, जिसमें खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक खेल सुविधाएं, योग्य कोच के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई कोचिंग मॉड्यूल को शामिल किया गया। NCOE में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एथलीटों के लिए हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, जिसमें विश्व स्तरीय खेल उपकरण, शेफ, कोच, स्पोर्ट्स साइंस, चिकित्सा सहायता, जिसमें फिजियोथेरेपी, मनोविज्ञान, बायोमैकेनिक्स, जैव रसायन और खेल चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। रिकवरी और पुनर्वास सुविधाओं में हाइड्रोथेरेपी, सोना, भाप और आधुनिक उपचार इकाइयां शामिल हैं, जो सभी कुशल पेशेवरों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, ताकि खिलाड़ियों को इंजरी की स्थिति में तेजी से रिकवरी करने में मदद मिल सके, चोट के जोखिम को कम किया जा सके और एथलीटों की सेहत को बेहतर बनाया जा सके। साई एनएसएससी बेंगलुरु ने एथलीटों के साथ साथ पर्यावरण की जिम्मेदारी पर भी एक मजबूत रुख अपनाया है। बेंगलुरु स्थित साई सेंटर में वो हर सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी खिलाड़ी को चैंपियन बनाने के लिए काफी हैं।
उन्नत तकनीक हो, काबिल कोच हो, डाइट हो या खेलों से जुड़ी अन्य प्रकार की सुविधाएं। यह सेंटर हर मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जो किसी खिलाड़ी के लिए अहम कड़ी साबित होता जा रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, बेंगलोर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।